क्या आप जानते हैं अब यूट्यूब के नए सीईओ कौन हैं? क्या आपको पता है अडानी मामले में सरकार क्या नीतियां अपना रही है? बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में, जानते हैं तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कोडेक्स न्यूज पर। चलिए नजर डालते हैं पहली खबर पर। अडानी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के सीलबंद लिफाफे के सुझावों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। आप देख सकते हैं सरकार की नीतियों को कि किस तरह से देश के हाइलाइटेड मैटर को दबाने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि अडानी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के सुझाव को खारिज कर दिया है। कमेटी गठन को लेकर सरकार ने कोर्ट को एक सीलबंद लिफाफा सौंपा, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने लेने से इनकार कर दिया है। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद अडानी ग्रुप के शेयर्स में तेजी से गिरावट आई है। निवेशकों के हित में सुरक्षा की दृष्टि से केंद्र सरकार ने पैनल गठित करने पर सीलबंद लिफाफे में सुझाव देने को कहा, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया है। चलिए नजर डालते हैं अगली न्यूज पर। अगली खबर निकल के आ रही है महाराष्ट्र की शिवसेना को लेकर, जहां पर 57 साल बाद ठाकरे परिवार से शिवसेना छीन ली गई है। दोस्तों बता दें कि कुछ माह पहले नवंबर 2022 में अंधेरीपुर में उपचुनाव हुए थे। उपचुनाव में शिवसेना पार्टी के नाम तीर धनुष के चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों गुटों पर विवाद छिड़ गया, जिस पर चुनाव आयोग द्वारा चुनाव चिन्ह के प्रयोग पर दोनों गुटों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। पिछले कई महीनों से महाराष्ट्र में शिवसेना के नाम और लोगों के अधिकार को लेकर उद्धव ठाकरे तथा एकनाथ शिंदे के बीच तनाव चल रहा है। महाराष्ट्र में शिवसेना दो गुटों में बंट चुकी है, जिसमें उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट को मशाल प्रतीक चिन्ह मिला है और नाम शिवसेना उद्धव बाला साहिब ठाकरे मिला है, तथा चुनाव आयोग ने कहा कि पार्टी का नाम शिवसेना और पार्टी चिन्ह धनुष और तीर एकनाथ शिंदे के पास रहेगा। अक्टूबर 2022 में ही दोनों गुटों को अलग अलग पार्टी के नाम और सिंबल आवंटित कर दिए गए थे। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। अगली न्यूज है यूट्यूब को लेकर। दोस्तों क्या आप जानते हैं जिस यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे हैं उनके सीईओ कौन है? बता दें कि गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने यूट्यूब का नया सीईओ नियुक्त किया है। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा, गूगल की जो पेरेंट कंपनी है वो अल्फाबेट है। इसी तरह फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की जो पेरेंट कंपनी है वह मेटा है। और किस प्लेटफॉर्म की पेरेंट कंपनी है आप नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। तो चलिए जानते हैं यूट्यूब के नए सीईओ के बारे में। तो दोस्तों इनका नाम नील मोहन है, जो कि भारतीय मूल के हैं और यूट्यूब के ग्लोबल सीईओ बन गए हैं। इसके पहले जो सीईओ थी वो सुसान बोजकी थी। अब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद भारतीय मूल के नील मोहन सीईओ बनाए गए हैं। दोस्तों बता दें कि यूट्यूब को चाड हार्ले, स्टीव चैन और जावेद करीम ने मिलकर फरवरी 2005 में बनाया था। शुरू में यह एक वीडियो डेटिंग वेबसाइट था, पर उस वक्त नहीं चल पाया, जिसके बाद नवंबर 2006 में गूगल ने 1.65 अरब डॉलर में खरीद लिया था और तब से इसे सुसान बोजकी ही देख रही थी। कौन है नील मोहन? नील मोहन के बारे में बात करें तो वह अमेरिका के हैं, लेकिन भारतीय मूल के हैं। साल 2008 में वो गूगल में शामिल हुए थे और वर्ष 2015 में उनको गूगल से यूट्यूब में भेज दिया गया था। दोस्तों बात करें यूट्यूब की, आज यूट्यूब में जो शॉर्ट्स फीचर है वह इन्हीं के द्वारा डेवलप किया हुआ था। शॉर्ट्स वीडियो इन्हीं का ही कॉन्सेप्ट था और इनके द्वारा इन्वेंट किया गया था। दोस्तों अमेरिका में सिलिकॉन वैली की कई सारी कंपनियों के सीईओ भारतीय मूल के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसमें अगली न्यूज निकल के आ रही है डिफेंस मिनिस्ट्री की, जहां रक्षा मंत्रालय द्वारा थल सेना का नया उप प्रमुख नियुक्त कर दिया गया है। तो दोस्तों जो डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाए गए हैं वो हैं एमवी सुचेंद्र कुमार। इनको हम लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचेंद्र कुमार कहेंगे। तो भारतीय थल सेना के डिप्टी चीफ नियुक्त हो गए हैं वो। दोस्तों बात करें इसके पहले उप प्रमुख कौन थे या किसके स्थान पर नियुक्त किए गए हैं, तो इसके
पहले थे वो वीएस राजू थे। बात करें वीएस राजू की तो वो 8 महीने तक इंडियन आर्मी के डिप्टी चीफ रहे हैं और अब वो साउथ वेस्टर्न में सेना कमांड के पद पर ट्रांसफर कर दिए गए हैं, जिनके स्थान पर अब एमवी सुचेंद्र कुमार को चुना गया है। तो बात करें इनके आर्मी सर्विस टाइम की तो ये साल 1985 में आर्मी में नियुक्त हुए थे। अगली खबर है शेयर बाजार की, जहां निफ्टी 91 अंक लुढ़ककर 17,944 पर बंद हुआ। निफ्टी में जो 18,000 का हाई सपोर्ट था उसको तोड़कर नीचे गिरकर बंद हुआ है। शुक्रवार को दिन भर बाजार ऊपर नीचे होता रहा, जहां 18,034 का हाई लगाया और वहां से रेजिस्टेंस लेके सीधा 17,884 तक नीचे गया। हालांकि बाजार में आखिरी समय कुछ खरीदारी दिखी, जहां बाजार थोड़ा ऊपर जाकर 17,944 पर बंद हुआ। बात करें बैंक निफ्टी की तो करीब 1.5% गिरकर 41,131 पर बंद हुआ है, जिसमें 500 अंकों की गिरावट रही। दोस्तों शुक्रवार को बैंक निफ्टी 51,514 पर ओपन हुआ था, हाई लगाया 51,516 का। बेसिकली बाजार ज्यादा चल नहीं पाया और वहीं से बिकवाली शुरू हो गई। फिर क्या था, बाजार नीचे गिरना शुरू हो गया और पूरा दिन स्ट्रगल करता रहा और नीचे 40,882 तक का लो लगा दिया। इसके बाद थोड़ा ऊपर चलकर 41,131 पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में आज जो शेयर गिरे थे वो थे इंडसइंड बैंक, 3.5% तक की गिरावट देखी गई, जो कि 1112 रुपए पे बंद हुई। बंधन बैंक करीब 3% गिरकर 235 पर बंद हुआ। फेडरल बैंक 3.25% गिरकर 187 पर बंद हुआ। इसके बाद पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक भी करीब 2.5% गिरकर 49 रुपए पर बंद हुआ। इसी तरह तमाम बैंक गिरकर बंद हुए। आज कोई भी बैंक हरे निशान पर नहीं रहा। बात करें ग्लोबल मार्केट की तो डो जोन्स मात्र 0.39 लगभग आधा प्रतिशत कुल 129 अंकों की तेजी के साथ 33,826 पर बंद हुआ। इसके अलावा सारे इंडेक्स गिरावट में रहे, जिसमें S&P 500 0.28% गिरकर 40,079 पर बंद हुआ। नैस्डैक 0.68% गिरकर 12,358 पर बंद हुआ। इंडिया में कुछ स्टॉक हरे निशान पर बंद हुए, वो थे L&T 2.5% तेजी के साथ 2226 रुपए में बंद हुआ। अल्ट्राटेक सीमेंट करीब 0.25% तेजी के साथ 7,309 रुपए पर बंद हुआ। अगली न्यूज है जोमेटो शेयर की, जहां पर यह शेयर अपनी हाई प्राइस से लगभग 70% टूट चुका है। अभी हाल ही में जोमेटो के Q3 के रिजल्ट आए थे, जिसमें कंपनी को भारी घाटा हुआ है। दोस्तों बता दें कि अक्टूबर 2022 से फूड डिलीवरी बिजनेस में गिरावट आई है। हालांकि लॉन्ग टर्म्स को लेकर कंपनी या बिजनेस में ऐसी कोई खराबी नहीं है। ये जो नतीजे आए हैं ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपेयर किए जा रहे हैं। Q3 के रिजल्ट में देखा जा रहा है कि ऑर्डर वैल्यू 568 करोड़ से घटकर 553 करोड़ पर पहुंच गई है। कंपनी के लॉस की बात करें तो इस क्वार्टर में 347 करोड़ का लॉस हुआ है, जो ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो काफी ज्यादा है। और बात करें पिछले क्वार्टर के लॉस की तो वो 251 करोड़ का था, जो इस बार बढ़ के 347 करोड़ पर पहुंच गया है। कंपनी के रेवेन्यू की बात की जाए तो 75% तक इंक्रीज हुआ है, जो कि 948 करोड़ रुपए हो चुका है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 1,112 करोड़ था और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो पिछले साल रेवेन्यू 1,161 करोड़ था। अब तक का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू कंपनी ने दिखाया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, पर कहीं ना कहीं कंपनी के एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, जिस कारण से कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है। पर कंपनी के लॉस भी काफी बढ़ गए हैं, जो कि इस बार 265 करोड़ तक बढ़ चुके हैं। हालांकि लास्ट ईयर कंपनी का लॉस 272 करोड़ था, जो कि इस बार देखा जाए तो कम है, जो कि इस क्वार्टर में कंपनी का लॉस बढ़ के 265 करोड़ हो गया है। कंपनी के मैनेजमेंट की बात की जाए तो कंपनी के टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव थे वो कंपनी से एग्जिट हो गए हैं। तो ये थी जोमेटो की कहानी। अगली न्यूज है अपकमिंग डिवाइसेस को लेकर। जल्द ही लॉन्च होगा भारत में सस्ते दामों पर 5G मोबाइल। दोस्तों वैसे तो 5G भारत के कुछ ही शहरों में आया है, पर मोबाइल बनाने वाली कंपनियां अपने मोबाइल डिवाइसेस को 5G बनाने की होड़ में लगी हुई हैं। वैसे आज के टाइम पर जो भी मोबाइल लॉन्च हो रहे हैं वो सभी 5G सपोर्ट के साथ आ रहे हैं। इसी सीरीज में
एमआई की सब्सिडरी कंपनी पोको द्वारा अपना नया मोबाइल पोको 55 जल्द ही भारत में लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने इसकी लॉन्चिंग डेट 23 फरवरी रखी है। यह मोबाइल मीडियाटेक डायमेंसिटी 700 के साथ आएगा। इसमें 5000 mAh की बैटरी होगी। यह एक बजट सेगमेंट का मोबाइल होगा। अगला अपकमिंग मोबाइल है वन प्लस की तरफ से वन प्लस 11R, जो कि 21 फरवरी को लॉन्च होगा। यह प्रीमियम सेगमेंट सीरीज का मोबाइल होने वाला है, जिसकी एक्सपेक्टेड प्राइस 40,000 करीब की होने वाली है। यह स्नैपड्रैगन 8 प्लस Gen 1 प्रोसेसर के साथ आने वाला है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है। इसमें 6.7 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले होने वाली है। इसमें 50 मेगापिक्सल का मैन कैमरा होने वाला है और इसमें 5G के 9 बैंड लगे हुए हैं। दोस्तों, इसमें ओप्पो का सुपर वूक टेक्नोलॉजी वाला 100 वाट का चार्जिंग आने वाला है। इसके बाद अगली न्यूज है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, जिसमें कुछ लॉन्च होने जा रही नई कार्स के बारे में हम जानेंगे। पहली कार है वो है मारुति सुजुकी जिम्नी। दोस्तों, बता दें कि जिम्नी एक ऑफ रोडिंग कार है और यह एक स्पेशल गाड़ी है जो अब इंडिया में 5 डोर के साथ आने वाली है। अभी तक यह इंडिया में 3 डोर के साथ आ रही थी। 5 डोर सिर्फ यूरोप में मिल रहा था, पर अब ये इंडिया में भी 5 डोर के साथ लॉन्च होने वाली है। इसमें जो इंजन आने वाला है वह 1.5 लीटर का K15B इंजन आने वाला है। इसमें 5 स्पीड मैनुअल और 4 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ ये लॉन्च होगी। यह मार्च 2023 के एंड तक आने वाली है। दूसरी गाड़ी है मारुति की ही मारुति फ्रॉन्क्स। दोस्तों, फ्रॉन्क्स इस समय बहुत ही हाईलाइटेड कार चल रही है, जो कि बजट सेगमेंट की गाड़ी है और हल्का सा कहीं ना कहीं एसयूवी लुक देती है। ये एक सी सेगमेंट की गाड़ी है, जो कि मारुति की बलेनो से थोड़ी सी बड़ी है और ब्रेजा से थोड़ी सी छोटी होने वाली है। इंजन वाइज इसमें 2 इंजन आएंगे, 1 लीटर का टर्बो बूस्टर जेट इंजन एंड 1.2 लीटर का नेचुरल ड्यूल जेट इंजन। इसमें 3 गियर बॉक्स ऑप्शन हैं, मैनुअल, एएमटी एंड टॉर्क कन्वर्टर। ये फरवरी एंड तक आने वाली है। इसकी स्टार्टिंग प्राइस 7.2 लाख एक्स शोरूम रहने वाली है। ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज और टॉपिक की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो लाइक करें। अगर कोई कमेंट या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स पर टाइप करें। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।